Welcome to my chapter number 3 and today we gonna discuss about Titanic, RMS Titanic, जो कि एक मिस्ट्री थी, जो कि एक ऐसा जहाज था जिसके बारे में आज भी लोग बहुत इस बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं कि उस जहाज के बारे में कैसे डूबा, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी। वो सारी चीजें जो है ना हम आज के इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी। 10 अप्रैल 1912 के अंदर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से ये जहाज पहली दफा न्यूयॉर्क के सफर के लिए निकलता है। ये जहाज बहुत मशहूर जहाज होता है क्योंकि इसके वाइस प्रेसिडेंट का ये दावा होता है कि ये अनसिंकेबल जहाज है, अगर ये माना जाए उस दौर के अंदर, क्योंकि बहुत से बड़े जहाज डूब जाते थे, लेकिन ये अनसिंकेबल जहाज था। और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा इसके सारे फैक्ट्स, ये क्यों अनसिंकेबल कहा गया, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पूरी वीडियो आपने जब तक नहीं देखेंगे आपको इस चीज का बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये मिस्ट्री थी क्या। जहाज के अंदर बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े मशहूर लोग और बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। कुछ तो माइग्रेंट कर रहे होते हैं इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, और कुछ अपने शो के लिए विजिट करने के लिए जा रहे होते हैं, और बीच में ज्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ इस जहाज का सफर करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैरी जहाज बन चुका होता है और लोग इसकी लग्जरियस देखने के लिए ट्रैवल करना पसंद करते हैं और इसमें सफर कर देते हैं। ये जहाज साउथहैम्पटन से इंग्लैंड से निकलकर अब रवाना हो चुका है और न्यूयॉर्क के सफर का इसका पहला आगाज हो चुका है। 62 साल का एडवर्ड जे स्मिथ कैप्टन इस जहाज की कमांड संभाले हुए है, और ये जो है ना जहाज को लेके न्यूयॉर्क जा रहा है। ये जहाज इतना बड़ा है कि ये 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा है। इस जहाज को बनाने के लिए 7.5 मिलियन यूएस डॉलर उस वक्त में लगे, जो कि आजकल के बहुत ज्यादा तकरीबन 4 से 500 मिलियन डॉलर बनते हैं। जहाज की लग्जरीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, आप हैरान कौन हो जाएंगे कि इस जहाज में ऐसी लग्जरी चीजें इस्तेमाल की गई थी कि जो सबको हैरान कर देंगे। जैसे स्कॉच कोट, आजकल के दौर के अंदर स्कॉच कोट नामी वर्ड जो है ना बहुत कम लोगों को पता होता है। उसमें एक स्कॉच कोट था, 4 रेस्टोरेंट्स थे, उसके बाद उसके अंदर 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे, टर्किश बाथ था, इटालियन बाथ था, और 2 बड़े बड़े स्टेयरकेस थे। ये सारी लग्जरियस चीजें उसमें इस्तेमाल की गई थी और सारी इंपोर्टेड। अगर लकड़ी का काम हुआ है तो वो इंग्लैंड से नहीं बल्कि वो फ्रांस से मंगवाई गई है। ये सारी चीजें इतनी इंपोर्टेड लग्जरी यूज की गई थी कि आजकल के मुताबिक ये लागत आती है 500 मिलियन यूएस डॉलर। जहाज जैसे चल रहा होता है उसे ना आइस वार्मिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइस वार्मिंग क्या होती है? आइस वार्मिंग ये होती है कि समुद्र के अंदर ना बहुत बहुत बड़े आइस के, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, पहाड़ नुमा बने होते हैं। और वो पहाड़ नुमा इस तरह होते हैं कि जस्ट अगर हम खड़े हुए ना इधर तो हमें एक पूरा पहाड़ नजर आएगा। वो एक आइस वार्मिंग, वो वाली वार्मिंग नहीं है जिसे हम हाथ से पकड़ के कर देते हैं। वो आइस वार्मिंग, एक पहाड़ नुमा आइस वार्मिंग की अलर्ट्स टाइटैनिक को मिलती है। टाइटैनिक 2 दफा उन आइस वार्मिंग को इजीली एक्सेप्ट करता है और अपना जहाज पहले राइट की तरफ करता है, फिर लेफ्ट की तरफ करता है और सेफली इससे निकल जाता है। टाइटैनिक के सफर के दौरान टाइटैनिक एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। वो उसका कैप्टन क्या करता है, वो आइस वार्मिंग से निकल तो जाता है लेकिन अपनी स्पीड हल्की नहीं करता। उस वक्त के मुताबिक और आज के मुताबिक जहाज 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहा है और आइस वार्मिंग को लेफ्ट राइट से क्रॉस करके चलता जा रहा है। जहाज चलता जा रहा है, 2 दिन हो गए जहाज को चलते हुए, लेकिन 2 दिन के बाद फिर जहाज को आइस वार्मिंग अलार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि आगे देख के चलो, आगे आइस वार्मिंग है। जहाज चलता जा रहा है, आइस वार्मिंग मिल रही है, लेकिन इस दफा टाइटैनिक इसको इग्नोर कर रहा है। और टाइटैनिक को क्या जरूरत है, इतना बड़ा जहाज है, अनसिंकेबल जहाज है, नो प्रॉब्लम। कैप्टन जे स्मिथ वेरी प्राउड, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, छोटी मोटी सी आइसबर्ग होगी, कोई बात नहीं। जहाज के ऊपर ना एक फ्रंट के ऊपर एक लुकआउट पॉइंट होता है जो जहाज के बिल्कुल सामने होता है, जिसपे ना एक बंदे की ड्यूटी होती है, हमेशा से रही है कि वो जहाज की सिचुएशन देखता रहता है, लेफ्ट राइट देखता रहता है कि एवरीथिंग इज ओके कि और नॉट।
ये लुकआउट पॉइंट पे बैठ कर सारी चीजों को देखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जब अर्थ के ऊपर रहते हैं तो हवा का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, लेकिन जब आप समुद्र के अंदर होते हैं तो जहाज का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है। आपको एक तेज हवा का सामना करना पड़ता है जिससे आपकी आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, उस जो ड्यूटी होती है उसके ऊपर बैठ कर करना बहुत मुश्किल काम होता है। 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट, जो कि इस कहानी के आप ये कह सकते हैं हीरो भी हैं, और अगर टाइटैनिक इतनी जल्दी नहीं भी डूबना था, थोड़ा सा समय लग गया उसको, थोड़ा सा टाइम उसको लग गया, तो वो इस बंदे की वजह से। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। फ्रेडरिक फ्लीट सामने से अचानक एक बहुत बड़ा पहाड़ देखता है आइसबर्ग का। वो फौरी तौर पर विलियम को ऑर्डर करता है और चीख चिल्ला के कहता है कि जहाज को जल्दी से मोड़ो, सामने आइसबर्ग है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जैसे ही ये पैगाम विलियम तक आता है, विलियम फौरी तौर पे उसको सुनता है और इंजन रूम को ऑर्डर करता है कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ो, जहाज के सामने आइसबर्ग बहुत बड़ा एक पहाड़ है। लेकिन बदकिस्मती से 11:40 पर जहाज मोड़ते 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 जाके आइसबर्ग से टकरा जाता है। जैसे ही जहाज टकराता है उस आइसबर्ग से, तो आइसबर्ग के उसके जहाज का सबसे निचले हिस्से का बो डैमेज कर देता है। अब आप कहेंगे ये बो क्या चीज होती है? जहाज के सबसे नीचे और सबसे फ्रंट के ऊपर जो सबसे नीचे वाली जगह होती है उसको बो कहते हैं। सारे इंजीनियर्स, कैप्टन फौरी तौर पे प्लान निकालते हैं और उसको पूरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये डैमेज अगर टकरा भी गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं, इसको अब किस तरीके से कवर करना है उसको देख लेते हैं। बट वो बड़ा हैरान होते हैं सारे, स्पेशली जे स्मिथ जो कि इसके कैप्टन होते हैं। उन्हें ये देख कर जहाज बड़ा हैरान कुन इस वजह से होता है कि जहाज के अंदर 4 अगर बौ टूट जाएं तो खैर होती है, लेकिन इस जहाज के 6 जो तय खाने थे वो डूब चुके हैं और इस जहाज को अब डूबना ही है। ये कैप्टन को पहले प्लान में ही पता चल जाता है। जिस तरह हमने एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ चीजें देख के आइडिया लगा लेता है कि ये पेशेंट किस नौयत का है, इसी तरीके से जो कैप्टन था उसको सबसे पहले पता चल जाता है नक्शा देख के कि जहाज डूबेगा ही डूबेगा। कैप्टन फौरी तौर पे ऑर्डर करता है, क्योंकि कैप्टन के दिल में बात होती है और दिमाग में भी होती है कि ये जहाज डूबना ही डूबना है। वो सबसे पहले एज यूजुअल औरतों को और बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। लाइफ बोट्स फौरी तौर पर उतार दी जाती हैं, पहले बच्चों को और औरतों को अहमियत दी जाती है, उसके बाद मर्दों को। लेकिन आपको बड़ी हैरानकुन बात होगी कि लाइफ बोट्स उतर रही हैं, लोग नीचे जा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बट स्टिल लोग जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं टाइटैनिक के अंदर और बिल्कुल ना इजी माहौल है। लोग कह रहे हैं कि ये तो पागल है, बिल्कुल ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ये कैसे डूब सकता है, इन्हें जाने दो, ये ठीक हो जाएगा। अभी पहली लाइफ बोट जब उतरती है, उस लाइफ बोट के अंदर 60 लोगों की जगह होती है कि 60 लोग सेफली नीचे लाइफ बोट में उतर जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई अहमियत ही नहीं देता, सिर्फ 28 लोग ही एग्री होते हैं कि हम लाइफ बोट में जाएंगे, और 60 की कैपेसिटी होने के बावजूद 28 लोग उस लाइफ बोट से उतरते हैं। लोगों को यकीन ही नहीं था कि ये जहाज डूब भी सकता है। रात मजीद थोड़ी सी ढलती है, थोड़ा सा टाइम होता है, कुछ लोग सो रहे होते हैं, और जब वो सिचुएशन देखते हैं अचानक उठते हैं कि पानी भर रहा है जहाज के अंदर, और अब उन्हें ये रियलाइज होना शुरू हो चुका होता है जब उनके बेडरूम्स के अंदर पानी आता है कि ये जहाज डूब सकता है। और फिर जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उससे पूरे जहाज के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक तूफान आ जाता है जहाज में लोगों का। जहाज का एक्सीडेंट होता है 11:40 पर और 1 बजे तक आधा जहाज डूब चुका होता है। अब जहाज बिल्कुल आधा जहाज अंदर और आधा जहाज बाहर, और एक बहुत ना खौफनाक मंजर से देखने को आता है। सब लोग परेशान होते हैं, कोई किसी से पकड़ के रखता है अपने आप को, कोई किसी से अपने आप को बांध लेता है, और एक ना बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लोग लाइफ बोट्स के ऊपर फौरी तौर पर लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हर बंदा कहता है कि मुझे प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन इस अनसिंकेबल जहाज के अंदर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स होती हैं।
हालांकि तहकीक के मुताबिक इसके अंदर 60 to 70 लाइफ बोट्स रखना एक कोई मसला ही नहीं था, लेकिन क्योंकि इनके कैप्टन और इंजीनियर्स का मानना था कि जहाज डूब ही नहीं सकता, वो कहते क्या जरूरत है इतनी ज्यादा लाइफ बोट्स की, बस 20 रख लो, एक टेम्परेरी थी, दैट्स इट। अब वो 20 बोट्स जो होती हैं वो ही काम आती हैं। वो 20 बोट्स के अंदर अगर कुल मिला के भी बंदे भेजे जाएं तो सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज के ऊपर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। 2 बजे आखिरी लाइफ बोट जो कि समुद्र में उतारी जा चुकी होती है, लेकिन अभी भी जहाज के अंदर 1500 से 1600 लोग मौजूद हैं, जहाज में मौजूद हैं। आखिरी लाइफ बोट चली गई है और अब इस जहाज का और इन लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है। और एग्जैक्ट 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आई विटनेस के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो कि बच चुके थे टाइटैनिक के जहाज से, वो बताते हैं कि 2:20 पर जहाज के मुकम्मल 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। सिर्फ 3 घंटे के अंदर 1500 से ज्यादा लोग इस जहाज के अंदर डूब गए, और जिनको तैरना आता भी था वो भी, अगर आप एक मिसाल लें, -2 सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का, और उसके अंदर इंसान तो क्या, अगर आयरन मैन भी डाला जाए ना तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी डेथ हो सकती है। इसी तरीके से इस जहाज में भी हुआ, 1500 के 1500 लोग मारे गए। जिनको तैरना आता था उन्होंने काफी कोशिश की तैरने की, बट फ्यू सेकेंड्स के अंदर उनकी डेथ हो गई, क्योंकि -2 सेल्सियस जो होता है ना, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, इसके अंदर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। RMS कारपेथिया जहाज इस लोकेशन पर 3:40 पर पहुंच जाता है लोगों की जानें बचाने के लिए, लेकिन इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मर चुके होते हैं। और ये जहाज RMS कारपेथिया सिर्फ 700 लोगों को ही बचा सकता है, और ये RMS कारपेथिया जहाज सिर्फ 700 पीपल्स यानी कि 700 लोगों को ही बचाकर वापस लेकर जाता है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 का इख्तिताम होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 टाइटैनिक पे था, और टाइटैनिक में मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ लग गई होंगी कि जहाज कहाँ से चला, इसका कैप्टन कौन था, कितने लोग थे, और कितने लोगों की इसमें जान चली गई। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद वीडियोस जो है ना आप देखते रहें, जैसे ही आए आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई चैनल, वॉच माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।